एक शॉपिंग मॉल के बाहर बने हुए चाय की दुकान पर पति पत्नी आते हैं जो कि उस शॉपिंग मॉल के मालिक थे और वह शॉपिंग मॉल काफी ज्यादा बड़ा था। वहां पर आकर वह बैठकर आपस में बातें करते हैं और बातों के दौरान अचानक से जो पत्नी होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि शॉपिंग मॉल से उसके पिता की यादें जुड़ी हुई थी और ये अब बिकने वाला था। इस बात को देखकर वहीं पर काम करने वाला एक छोटा सा मासूम लड़का वह इस बात को देखकर रह नहीं पाता और कहने लगता है कि आंटी, अगर आप मेरी बात सुनो तो आपको ये मॉल नहीं बेचना पड़ेगा। कौन था वह बच्चा और किस वजह से ऐसा कह रहा था जब वो मॉल बेचने वाला था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक बेहद ही अमीर व्यक्ति रहा करता है जिसके 2 लड़के हैं और एक छोटी लड़की है। बच्चे काफी बड़े हो गए हैं और पिता के ढेर सारे कारोबार हैं। उन कारोबार में से एक शॉपिंग मॉल भी था जिस शॉपिंग मॉल की नींव उस अमीर व्यक्ति ने ही रखी थी। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस अमीर व्यक्ति के दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और साथ में बेटी की भी शादी हो गई थी एक मोहित नाम के लड़के से। मोहित जिसका भी अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा कारोबार था और उसके साथ जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम सविता होता है वह बड़ी खुश रहती है। उसके बड़े लड़के का नाम प्रशांत होता है और यहाँ पर तीनों भाई बहनों में बड़ा ही गहरा प्यार था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही कुछ समय उनकी शादी को होता है तो उसके बाद दोनों भाइयों में आपसी छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई को देखकर पिता काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद पिता बच्चों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन बच्चे को एक दूसरे की शक्ल तक भी अच्छी नहीं लग रही थी और इसी वजह से वो अलग होने के लिए कहने लगते हैं। पिता उन्हें बहुत समझाता है कि बेटा एक साथ रहना चाहिए, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे और वो कहने लगते हैं कि पिताजी अब हमारे बिजनेस का भी बंटवारा कर दो और साथ में सारी प्रॉपर्टी को भी हमारे अलग अलग नाम कर दो, हमें जो करना है वो कर लेंगे, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद ये ठान लेता है कि ठीक है, अब बच्चों का बंटवारा ही कर देता हूं। इसके बाद जो पिता होता है वहां पर अपनी बेटी और अपने दामाद को भी बुला लेता है और दोनों बच्चों का बंटवारा करने लगता है। सभी धंधों का और सभी जमीन का तो उन्होंने बंटवारा कर दिया था, लेकिन साथ में उसके पास जो शॉपिंग मॉल था जिसकी नींव उसने खुद ने रखी थी, उस शॉपिंग मॉल को वह अपनी बेटी सविता को देना चाहता है क्योंकि वह भी उसकी वारिस है और वह भी उसे अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता है ताकि आने वाले समय में बेटिया किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और उसके पिता की एक भेंट उसके साथ रहे। अब इसके बाद बहन सविता मना भी करती है कि पापा भाइयों को ही दे दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, ये मैं तुम्हें जरूर दूंगा क्योंकि मैंने ढेर सारी संपत्ति और ढेर सारे बिजनेस इन लोगों को दे दिए हैं, तो इस पर तो तुम्हारा हक बनता ही है क्योंकि तुम भी तो मेरी बेटी हो। ऐसा कहकर पिता उस शॉपिंग मॉल को तो बेटी को दे देता है और बाकी सारे बिजनेसों को दोनों भाइयों में बराबर बांट देता है और पूरी प्रॉपर्टी भी दोनों भाइयों में बराबर बांट दी थी। इधर जो सविता का बड़ा भाई होता है उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है कि पिता ने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उसे दे दिया है जिससे अच्छी खासी इनकम हुआ करती है और उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिलहाल वो दिमाग से काम लेता है और चुपचाप ऐसे जताता है कि उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है और वहां पर कहता है कि हाँ बहन, तुम्हें भी इसे रखना चाहिए क्योंकि तुम भी तो हमारी बहन हो, इन फ्यूचर न जाने कैसा समय आ जाए, कभी तुम्हें इन चीजों की जरूरत पड़ जाए। इसके बाद बहन कहने लगती है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो अभी तो तुम इसे अपने पास रख लो, जो कुछ कमाई हो उसे मेरे को दे देना या पिताजी के पास रख देना, मैं बाद में ले लूंगी। ऐसा कहकर बहन तो वहां से चली जाती है और बड़ा भाई उस शॉपिंग मॉल को संभालने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई प्रशांत की निगाह उस शॉपिंग मॉल पर थी और वो कैसे भी करके उसे हथियाना चाहता था क्योंकि शॉपिंग मॉल से काफी ज्यादा कमाई हुआ करती थी और वह काफी ज्यादा बड़ा था। इसी वजह से जो प्रशांत होता है धीरे धीरे करके शॉपिंग मॉल पर शिकंजा कसने लगता है। जैसे ही वो शॉपिंग मॉल को घाटे में दिखाने के लिए कुछ चाल चलता है तो उसी दौरान जो उसका पिता होता है वो कहने लगता है बेटा, इस शॉपिंग मॉल को मैं देख लिया करूंगा और तुम लोग अपने अपने धंधों पर ध्यान दो। ऐसा कहकर पिता वहां पर बैठने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। बड़े भाई के मंसूबे पूरी तरह से नाकामयाब हो गए थे और इसके बाद लगभग 6 महीने बाद ही उसके पिता का देहांत हो जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जैसे पिता का देहांत हुआ था तो उसके बाद उस मॉल को बड़ा भाई प्रशांत संभालने लगा था और अब प्रशांत को मौका मिल गया था कि पूरी तरह से वह इस पर शिकंजा कस सके और बहन को इस मॉल को बेचने पर मजबूर कर दे। इसी वजह से जो प्रशांत होता है वो स्टार्टिंग में जैसे 1 लाख रुपए वो मॉल महीने का कमा रहा था उसको धीरे धीरे घटाकर लगभग 10,000 रुपए पर ले आया है। और जब बहन ये देखती है कि मॉल की इनकम काफी कम हो रही है तो वह कहने लगता है कि बहन क्या करूं, वर्कर कुछ बचा कर नहीं दे रहे और लोग अब ऑनलाइन सामान खरीदा करते हैं, मॉल
से कोई भी खरीदारी नहीं किया करता है। इस बात को सुनकर बहन भी चुप पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रशांत होता है वह उस मॉल को इतने घाटे में दिखा देता है। हालांकि मॉल अच्छा चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन सारे पैसों का गबन जो प्रशांत है वो खुद कर लेता है और यहाँ पर बहन को बताता है कि बहन, वर्करों की सैलरी निकालना भी बड़ा ही मुश्किल हो गया है और अगले महीने मैं इससे कुछ वर्करों को निकाल दूंगा, उसके बाद कुछ ना कुछ इनकम होने लगेगी। इस तरह से कहते हुए जो बड़ा भाई प्रशांत होता है वो मॉल की पूरी कमाई को अपने पास रखता है। बहन जो कि दूसरे शहर में रहा करती थी अपने पति के साथ और उसे वैसे भी पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाया करता था। इसी बात को सोचकर जो बहन होती है वो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और इसके बाद लगभग जैसे पिताजी को मरे हुए 1 साल बीत जाता है तो 1 साल बाद जो प्रशांत होता है अपनी बहन सविता को बताता है कि बहन, अब ये मॉल घाटे में चल रहा है और मेरे ख्याल से अब हमें इसे बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे अपने पास रखेंगे तो ये हमें उल्टा पैसों का घाटा दे जाएगा। वैसे भी पिछले 2-3 महीने से उसने सविता को बताया था कि वर्करों की सैलरी में 10,000 रुपए मुझे अपनी तरफ से मिलाकर देने पड़े हैं और बिल्कुल घाटे में मॉल चल रहा है। इस बात को सुनकर सविता अपने पति से इस बारे में बात करती है और जब पति पूरी बात को सुनता है तो वह भी इस बात का फैसला करता है कि इस मॉल को बेच देना चाहिए, क्योंकि घाटा खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और धीरे धीरे हम लोग काफी ज्यादा कर्जमान भी हो सकते हैं इस मॉल के चक्कर में। यह बात सुनकर जो सविता होती है वह भी अपने पति और भाई की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से सीधा उस मॉल पर पहुंच जाते हैं जहां पर आज उसका भाई एक व्यक्ति को लेकर आ रहा था, जो व्यक्ति इस मॉल को खरीदेगा और वह यहीं पर पेमेंट करने वाला था। सविता और मोहित वहां पर पहुंच गए थे और वहां जाकर मॉल के ही सामने बने हुए एक चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। बातों के दौरान अचानक से सविता की नजर उस शॉपिंग मॉल पर जाती है जो उसके पिता की आखिरी निशानी उसके पास थी, लेकिन आज वो उसे भी बेचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी उसका भाई आने में लगभग आधा से 1 घंटा बाकी था और 1 घंटे बाद इसका भाई आने वाला था। जब सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उसके बाद मोहित उसे समझाने लगता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो सविता कहती है कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है और आज हम लोग इसे बेचने वाले हैं, मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है और मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। उसके बाद मोहित उसे समझाने लगता है, लेकिन वहीं पर उसी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु होता है, जो कुछ मॉल के स्टाफ के लिए भी चाय पानी भिजवाया करता था, वह इन सभी बातों को सुन लेता है और सुनने के बाद वह समझ जाता है कि यह महिला क्यों रो रही है और क्या कारण है जो ये इतनी परेशान है। इसके बाद हिमांशु सविता के पास आता है, उसकी तरफ देखता है और सविता भी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जो हिमांशु है वो कहने लगता है कि आंटी, अगर आप मेरी बात सुन लोगे तो आपको ये मॉल नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब मोहित उसे समझा रहा था तो वह बार बार कह रहा था कि जब ये मॉल घाटा दे रहा है, इसमें कोई कमाई नहीं हो रही, तो फिर क्या करें, फिर तो इसको बेचना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी हो गई है। तो सविता उस बच्चे की तरफ हैरानी से देखने लगती है, लेकिन वहीं पर मोहित उससे कहने लगता है कि बेटा जाओ अपना काम करो, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, ये बहुत बड़े मैटर हुआ करते हैं। इस बात को सुनकर वह लड़का हिमांशु वहां से जाने लगता है, कहता है कि मुझे क्या मतलब, अगर आपका ऐसा मन है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इस काम की। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से जाने लगता है। तभी जो सविता होती है वो एकदम से उसको रोकती है और कहने लगती है कि बेटा यहां पर आओ और यहां पर बैठकर बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से हम इस मॉल को नहीं बेचेंगे। अगर ये हमारे पास रह आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बात को सुनकर जो हिमांशु होता है उनके सामने आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिस बात को सुनने के बाद दोनों पति पत्नी की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सविता का बड़ा भाई प्रशांत उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। दरअसल यहाँ पर हिमांशु ने बताया था कि आपका मॉल अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप ऐसा करना, 1-2 दिन यहाँ पर रुककर देख लो कहीं ऐसी जगह पर जहां से आप निगाह रख सको और इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं आ रही है जैसा आप लोग बता रहे हो सकता है आपके मॉल का कोई वर्कर हो जो ऐसा कर रहा हो और इसी वजह से आपको ये मॉल बेचना पड़ रहा है, तो आपको इसकी तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का सबूत मैं हूं, क्योंकि मैं रोज इस मॉल में चाय पहुंचाया करता हूं और मैं देखा करता हूं कि कितने सारे कस्टमर इस मॉल के अंदर जाया करते हैं और ढेर सारे सामान की खरीदारी करके अपनी गाड़ियों में रखकर उसे ले जाया करते हैं। इसके बाद सविता थोड़ी देर सोच विचार करने लगती है और सोच विचार के साथ वह अपने पति से बात करती है, कहती है कि क्या ये बच्चा सही कह रहा है, ऐसा हो भी सकता है क्या। तभी जो मोहित होता है वह सोचने लगता है कि हाँ यार ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इसको हम देखने वाले थोड़ी ना है, यहाँ पर तो इनके बड़े भाई देखा करते हैं और दूसरे के धंधे को कौन भला इतनी अच्छी तरह से देखेगा। तो वो सविता से कहता है कि हाँ सविता ऐसा भी हो
सकता है कि आपके भैया इस पर ज्यादा गौर नहीं देते हो और आपका कोई मैनेजर या कोई वर्कर इसके अंदर गहरी गड़बड़ कर रहा हो, जिसके कारण पैसा हम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात को सुनकर सविता इस मामले की तह तक जाने का फैसला करती है और अपने भाई से फोन करके उस मॉल को बेचने का विचार अपने मन से निकाल देती है और कहती है कि भैया मुझे अब इस मॉल को नहीं बेचना। इस बात को सुनकर भाई प्रशांत कहने लगता है कि बहन ये कौन सी बात है, इस तरह से घाटा तुम क्यों भुगतोगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों घाटा होएगा तो उसके बाद कुछ दिन अच्छे भी आएंगे और उस दिन में पैसा बराबर हो जाएगा। पहले भी तो मैंने इस मॉल से कुछ कमाया था ना, तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपने भैया को तो रोक दिया था, लेकिन वह अपने भैया को यह बात बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उसे लग रहा था कि भैया तुम मेरे धंधे को देखकर मुझे पैसा पहुंचाया करते हैं और अच्छी तरह से देखभाल किया करते हैं, और अगर मैं उनसे इस बात को कहूंगी तो वो सोचने लगेंगे कि मेरे ऊपर शक कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर सविता ने अपने भाई को कुछ नहीं कहा था। दोनों पति पत्नी वहीं पर मॉल से थोड़ी दूर का एक होटल लेते हैं रेंट पर और वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। पति पत्नी ने अपने घर पर फोन करके माता पिता को बता दिया था कि हमें यहाँ पर जरूरी काम आ गया है और हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। वो लोग वहां पर रुकते हैं और रुकने के बाद जैसा उस बच्चे हिमांशु ने बताया था वैसा ही उन्हें दिखाई देता है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती है। इस बात को देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद मामले की और भी ज्यादा तह तक जाते हैं। उस बच्चे हिमांशु से भी कह देते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कोई भी बात पता चले तो तुम जरूर से हमें बताना, और ये रहा हमारा नंबर। लेकिन उस बच्चे के पास कोई फोन नहीं था, तो यहाँ पर जो मोहित होता है वह अपने पास से उसे एक फोन दिलाता है और उसकी माँ की आईडी पर उसे एक सिम भी दिला देता है। वो फोन हिमांशु के घर रहा करता है और जब भी कभी हिमांशु को कोई अजीब चीज दिखा करती तो वह उनको इन्फॉर्म कर देता है। और फिलहाल मोहित और उसकी पत्नी सविता अपने वहां पर रहकर पूरी तरह से इस जगह पर नजर रख रहे थे, और नजर रखने के दौरान उन्हें यह बात पता चल जाती है कि सबके पीछे उनके बड़े भाई प्रशांत का हाथ है और प्रशांत नहीं चाहता कि उनकी बहन को यह मॉल मिले, और जिस पार्टी को यह मॉल को बेचना चाहता था वह और कोई नहीं उसका ही एक व्यक्ति था जिसे वह बिचवाने के बाद खुद इस मॉल को खरीदना चाहता था। यहाँ पर जो प्रशांत होता है वह सारे पैसों का गबन कर रहा था और अपनी ही छोटी बहन को धोखा दे रहा था। यह बात सविता को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिर भी जो सविता होती है वह अपने भाई को यह बात महसूस नहीं होने देती कि उसे सब कुछ पता चल गया है। पति पत्नी दोबारा से उस मॉल पर आते हैं और अपने वहां से ही जहां पर पति काम किया करता था अपने ही किसी विश्वसनीय आदमी को लाते हैं और वहां पर उस मॉल पर मैनेजर रख देते हैं। कहते हैं कि तू यहां पर काम करेगा और अच्छे से जितना भी कुछ पैसा इससे कमेगा उसको हमारे खाते में जमा कर दिया करना। मॉल को अच्छी तरह से उसने सेट कर दिया था और फिलहाल सविता ने प्रशांत से कह दिया था कि आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर मेरे पति ने अपना आदमी लगा दिया है और हम देखते हैं कि ये कैसे फायदा नहीं देता है। अब प्रशांत कहने लगता है कि बहन मैंने कुछ किया है और उसकी वजह से अब अच्छे ग्राहक आएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन सविता उससे कह देती है कि कोई बात नहीं भैया, आप भी हमारा काम करते करते काफी थक जाते होंगे ना, आप अपना आराम से अपने बिजनेस पर ध्यान दो और इसको मैं अपने आप देख लूंगी। यह बात देखकर प्रशांत के सर नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि उसे यह बात महसूस हो गई थी कि सविता को सब कुछ पता चल गया है और सविता ने बिना बोले ही इशारे से उसे सब कुछ समझा दिया था कि अब अपने आप ही सविता इस काम को देख लेगी। इसके बाद वो लोग इन सभी को सेटल करके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो हिमांशु को धन्यवाद करने चाहते हैं और धन्यवाद करने के लिए वो लोग उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर हिमांशु चाय सप्लाई का काम किया करता था। लेकिन आज जो हिमांशु होता है वह यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब रहा करती है और आज उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। जब सविता उस चाय वाले से पूछती है कि वो लड़का कहाँ गया है तो वो बता देता है कि वो आज यहाँ पर नहीं आया है, उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वह उसे लेकर सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगा हुआ होगा। यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी को यह बात बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि इस बच्चे की वजह से आज सविता के पिता की आखिरी निशानी बच गई थी और इसी वजह से दोनों पति पत्नी उस जगह पर जाते हैं जहां पर चाय वाले ने उसका घर बताया था। और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हिमांशु सच में ही अपनी मां को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में गया है जहां पर उसकी मां का इलाज चल रहा है। इसके बाद पति पत्नी उसका धन्यवाद करने के लिए कह लो या फिर उसकी मदद के लिए कह लो, वहां पर जाते हैं जहां पर हॉस्पिटल होता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोग उसे बुलाकर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है तुम्हारी माँ को। तो हिमांशु कहता है कि बहुत ज्यादा बीमार है और डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं, धीरे धीरे से इलाज हो जाएगा। तभी जो मोहित होता है वह अंदर डॉक्टर साहब के कैबिन में जाता है और डॉक्टर साहब से उसकी माँ की बीमारी के बारे में बात करने लगता है। तो डॉक्टर बताता है कि इनका इलाज तो आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर इनकी अच्छे से दवाई नहीं लग पाती है, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है ना। बच्चा फ्री की दवाइयों को दिया करता है और जो फ्री वाली दवाई है वो हॉस्पिटल में पूरी नहीं हुआ करती और दवाइयों की कमी की वजह से इस बच्चे की माँ का इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मोहित और सविता एक दूसरे से बात करते हैं और सोचने लगते हैं कि इस बच्चे ने जब हमारा इतना फायदा किया है तो क्यों ना इस बच्चे को भी एक बेहतर
कर जिंदगी दें, क्योंकि उन्हें हिमांशु की पूरी कंडीशंस के बारे में पता चल गया था चाय वाले के थ्रू। यहाँ पर जो हिमांशु के पिता होते हैं उनकी काफी दिन पहले मौत हो गई थी, और उसके बाद जब माँ उसे इधर उधर काम करके पालने पोसने लगती है तभी अचानक से उसकी माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है और वह भी अब काम करने नहीं जा पाती है। तो इसी वजह से हिमांशु ऐसे छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था और अपनी माँ को सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रहा था। इसके बाद जो यहाँ पर सविता होती है और मोहित होता है, वो दोनों के दोनों हिमांशु और उसकी माँ को अपने साथ बिठाते हैं और वहाँ के बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है और दिखाने के बाद वो लोग उन्हें उनके घर छोड़ते हैं और साथ में उन लोगों ने 1 महीने का राशन उनके घर में भर दिया था और हिमांशु से कहा था कि बेटा बहुत जिंदगी जी ली तुमने दुख में, अब इसके बाद तुम्हें अच्छे से जिंदगी जीनी है और तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करोगे। क्योंकि काम करने की वजह से हिमांशु अपनी पढ़ाई लिखाई पे नहीं जा पाता है और पिछले 6 महीने से वो लगातार इधर उधर ऐसे ही घूमा करता है। उन्होंने कह दिया था कि बेटा जब तक तू पढ़ेगा लिखेगा और काबिल बनेगा तब तक तुम्हारे घर की जिम्मेवारी हम उठाएंगे, क्योंकि तुमने हमारे लिए वो काम किया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, तो इसके लिए मैं तुम्हारा पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ में तुम्हारा खर्च भी उठाऊंगी। हिमांशु इस बात के लिए मना करता है क्योंकि उसकी मां ने उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन तभी सविता कहने लगती है बेटा ईमानदारी अपनी जगह है लेकिन इंसानियत भी एक चीज हुआ करती है, और इंसानियत के नाते जब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। सविता उस मॉल पर से अच्छे खासे पैसे उठाया करती है और उनमें से उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई को देख रही है। अब तक जो यहाँ पर हिमांशु होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसने लगभग अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो सविता होती है एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराती है और उसको आगे की पढ़ाई के लिए कहने लगती है। यहाँ पर फिलहाल जो हिमांशु की माँ है वो पूरी तरह से स्वस्थ है और घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है। हिमांशु की माँ बार बार सविता का धन्यवाद किया करती है और सविता उल्टा उनका ही धन्यवाद किया करती है और कहा करती है कि अम्मा ये सब कुछ आपके हक का है, अगर आप लोग मेरे उस मॉल को नहीं बचाते तो ये सब कुछ मेरे पास कहां से आ जाता। उन बड़े लोगों के लिए तो ये छोटी सी चीज थी, लेकिन ये पूरा परिवार बहुत ही अच्छी जिंदगी उन लोगों की वजह से जीता है। और ये कहानी जब चारों तरफ पता चलती है तो लोग हिमांशु की और सविता की वाहवाही करने लगते हैं और यहाँ पर जो प्रशांत होता है उसका बड़ा भाई, उसे भाई के नाम पर कलंक बताया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।